सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सम 13 तक कर लिया था, पेपर सॉल्विंग एग्जाम 2023। आज स्टार्ट करेंगे सम 14 के साथ। देखो 14 में क्या लिखा है। 14 में बोल रहा है रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब एक सिचुएशन दिया है केस बेस्ड टाइप, एंड आंसर क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 14 एंड 14, ठीक है, ऑन इट्स बेसिस। तो तीन पार्टनर है, रुद्र, देव एंड शिव, sharing profits in the ratio of 5:3:2. Their fixed capital was 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh respectively. Besides his capital, Shiv had given a loan. शिव ने लोन दे रखा है फर्म को, कितने का? 75,000 का। तो जो पार्टनर फर्म को लोन दिया है, सच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। अगर डीड में नहीं बोला है तो, और अगर डीड में बोला है 10% तो 10% होगा। The partnership deed provided for the following: interest on capital at the rate 9%, interest on partners drawings at the rate 12% per annum, salary to Rudra rupees 30,000 per month, Dev को salary मिलेगा 40,000 per quarter, interest on Shiva's loan या Shiv's loan at the rate 9% per annum, तो वही रहेगा, 6% नहीं होगा क्योंकि deed में बोल दिया है 9%, तो according to the deed 9%. During the year, Rudra withdrew 50,000 at the end of each quarter. Dev withdrew 50,000 at the beginning of each half year, and Shiv withdrew 70,000 at the end of each half year. तो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का थोड़ा सा कैलकुलेशन नया सीखने को मिलेगा। प्रॉफिट दे दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन शिवाज लोन, मतलब बिफोर कंसिडरिंग इंटरेस्ट, बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसको माइनस करने बिना, ठीक है, विदाउट डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखो कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है, तो मैं ऐसे लिख दे रहे हैं नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में गिवन, और ये दिया हुआ है 7,06,750, ये नेट प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है। इससे हम लोग क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन शिवाज लोन माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन शिव्स लोन माइनस कर देंगे। तुम देखो पार्टनर शिव ने कितना रुपया लोन दिया था फर्म को, क्वेश्चन का सेकंड लाइन चेक करो, 75,000, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%, और अज्यूम कर लेते हैं कि ये लोन उसने बहुत पहले दे रखा है, साल की शुरुआत से ही दे रखा है। तो 75,000 के ऊपर 9% के अकॉर्डिंग 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 75,000 के ऊपर 9% कितना हो जाएगा, 67,500, राइट? 70 नहीं 6750, 6750, 75,000 के ऊपर 9% अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कमिंग टू 6750। तो 6750 हम लोग यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। रिमेनिंग जो बच जाएगा वो होगा नेट प्रॉफिट, जो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 14 जो नेट प्रॉफिट पीएल एप्रो में जाना चाहिए वो कितना है, 7 लाख, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 लाख। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 7 लाख। तो क्या हम लोग को एग्जाम में ऐसा सॉल्व करके दिखाना है? नहीं, सॉल्व करके नहीं दिखाना है, तो हम लोग इसको थोड़ा सीख रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज हम लोग को समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा। तो 14 हो गया, अब 15 में जाते हैं। देखो 15, देखो 15 वाला बता रहा है, 15 के लिए वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो एक बार देख लो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पार्टनर्स का ड्राइंग्स का पैटर्न कैसा है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स। रुद्रा विड्रू 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, लिखा है ना, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसकी मतलब यहाँ पे हम सम नंबर 15 को सॉल्व करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्वार्टरली के लिए हमने तुमको फॉर्मूला सिखाया था, इफ बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर अगर ड्रॉ करता है तो 7.5 टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 7.5 बाय 12, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर करता है तो 6/12 टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 6/12, और एंड में रहेगा तो 4.5,
ठीक है 4.5 एंड ऑफ ईच क्वार्टर रहेगा तो 4.5 क्लियर। और हमने तुमको दूसरा फॉर्मूला भी सिखाया था, ठीक है, उसमें हम लोग 18/12 करते थे क्लियर। तो यहाँ पे एंड वाला पूछा है तो रुद्रा का निकाल देते हैं। यहाँ पे देखो रुद्रा ने कितना ड्राइंग्स किया है, 50,000 का ड्राइंग्स किया है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो साल में 4 क्वार्टर होता है, तो 50,000 के हिसाब से साल में 4 क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया 2 लाख। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बता दिया क्वेश्चन में 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन कितना बता दिया 12%। और क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो कितना टाइम पीरियड होगा 4.5/12। तो बेसिकली देखो ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 12 नीचे 12 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा तुम 2 लाख का 4.5% निकाल दो, वही होगा आंसर। एंड 2 लाख का 4.5% विल बी 9,000 क्लियर। इसका आंसर कितना आ रहा है 9,000। तो हम लोग को देखो कैसा दिया हुआ है, ऑप्शन किस तरह से जाके दिया हुआ है। ऑप्शन में देखो रुद्रा का अमाउंट 9,000 कौन सा है, ऑप्शन बी। लेकिन हम पूरा श्योर नहीं हो पा रहे, हम लोग को बाकी भी आगे भी चेक करना है, थोड़ा सीखने को मिलेगा। तो बी तो आंसर है, बट देव का 9,000 और शिव का 4,200 कैसे आया ये भी सीखना है। तो पहले तो तुम इसको कॉपी कर लो, ये रुद्रा का कैलकुलेशन तुमको दिखा दिया। अब हम लोग किसका कैलकुलेशन सीखेंगे, देव का और शिव का, क्योंकि उनका पैटर्न ऑफ ड्राइंग थोड़ा अलग दिया हुआ है। ठीक है, कैसे करके होगा देखो बता रहे हैं, ध्यान से देखो। बोल रहा है देव विथड्रू 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। बता देते हैं इसको। तो पहले तुम समझो बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर का मतलब क्या होता है। सपोज जनवरी से लेके दिसंबर तक ईयर है, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर का मतलब होता है कि जो पैसा उसने विड्रॉ किया है, फर्स्ट हाफ ईयर इज जनवरी टू जून, सेकेंड हाफ ईयर इज जुलाई टू दिसंबर। ये बात समझ में आ रहा है। फर्स्ट हाफ ईयर का मतलब अगर मान लो 6 महीना का साल है, मान लो कैलेंडर ईयर है, तो पहला 6 महीना क्या होगा जनवरी से लेके जून तक, और दूसरा 6 महीना क्या होगा जुलाई से लेके दिसंबर तक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, they withdrew 50,000 in the beginning of each half year। तो beginning of half year तो ये वाला है, ये वाला है, in the beginning of each half year। तो देव ने एक बार पैसा निकाला, हम थोड़ा रेड पेन से लिख देते हैं, इंक चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। तो देव ने पैसा एक बार निकाला होगा जनवरी में, कितना निकाला है 50,000, राइट 50,000। और एक बार उसने पैसा निकाला होगा जुलाई में। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर बोल रहा है। फर्स्ट हाफ ईयर जनवरी से लेके जून तक, सेकेंड हाफ ईयर जुलाई से लेके दिसंबर तक, और फर्स्ट हाफ ईयर का बिगिनिंग क्या होगा जनवरी, सेकेंड हाफ ईयर का बिगिनिंग क्या होगा जुलाई। तो जो पैसा देव ने जनवरी में निकाला, दिसंबर तक उस पे 12 महीने का इंटरेस्ट, और जो पैसा देव ने जुलाई में निकाला उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट। मतलब देव का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा कैसे, यहां पे हम लोग लिख देते हैं देव, ठीक है। देव के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करेंगे, 50,000 जो उसने जनवरी में विड्रॉ किया उसके ऊपर कितना परसेंट है 12%, 12% के अकॉर्डिंग 12 मंथ्स का इंटरेस्ट, क्योंकि ये पैसा दिसंबर एंड तक 12 महीना का इंटरेस्ट बनता है, प्लस जो 50,000 उसने जुलाई में विड्रॉ किया उस पे दिसंबर तक कितना महीने का इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट। इसलिए यहां पे 6/12। तो ये कितना आ रहा है, 50,000 का 12% इज 6,000, तो ये तो आ रहा है 6,000, एंड 50,000 का 12% का हाफ 3,000, तो ये टोटल आ रहा है 9,000। सबको देखो क्या यहां तक सबको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है फॉर बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर वाला। अब तुम लोग थोड़ा सा ट्राई करो लास्ट वाला, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। इसी चीज को समझो, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर मतलब फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स कौन सा होगा, 1 जुलाई, एंड सेकेंड हाफ का जो एंड में होगा वो दिसंबर, ठीक है। हम थोड़ा इंक थोड़ा भर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो तुम लोग, इंक भर लेते हैं, ठीक है। इतना टाइम तो देना पड़ेगा ना। तुम लोग थोड़ा चाय कॉफी थोड़ा पी लो, थोड़ा सा चिप्स खा लो, बिस्किट खा लो, केक वेक खा लो, जो भी तुमको खाना है खा लो,
ठीक है, तब तक थोड़ा सा इंक हम थोड़ा सा इसको रिफिल कर लेते हैं। ठीक है, और मीनवाइल जो है सीबीएसई जो है बहुत स्टैंडर्ड पेपर आने वाला है सीबीएसई में, नॉट लाइक वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि जनरली पेपर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, बट सीबीएसई में ऐसा नहीं है। तो एक बार फिर से ध्यान देते हैं। तो अब किसका करना है? शिव का देखो, उसका भी वैसे ही करके कर लेते हैं। तो मान लो जनवरी से लेके दिसंबर तक का ईयर है, जनवरी टू दिसंबर। तो शिव ने जो ड्राइंग्स किया है, कब ड्राइंग्स किया है? शिव विड्रू 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो फर्स्ट हाफ ईयर का एंड कौन सा होगा? जून। ठीक है, तो जो पैसा उसने जून का एंड में विड्रॉ किया, जून का एंड में, उस पे इंटरेस्ट जुलाई का बिगनिंग से लगेगा। तो 70,000 यहां निकाला, और सेकेंड हाफ ईयर का एंड होगा दिसंबर, 70,000 यहां निकाला। तो बेसिकली अगर हम लोग ध्यान से देखें 70,000 के ऊपर आ जाओ, पढ़ना आ जाओ, तो बैठो। ठीक है, तो 70,000 के ऊपर ये जो 70,000 उसने जून का एंड में निकाला, जून का एंड में मतलब जुलाई का बिगनिंग में, तो इसके ऊपर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट तो होगा, लेकिन इस अमाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सेकेंड हाफ ईयर का एंड में निकाला है और वही साल का आखिरी दिन है, तो उस पर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। मतलब बेसिकली शिव के लिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो 70,000 के ऊपर, जो कि उसका ड्राइंग्स है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, इनटू कितना टाइम पीरियड? 6/12। तो कॉन्सेप्चुअल पेपर आया, देखो डायरेक्ट कुछ नहीं आया, ऐसा कुछ बुक में भी नहीं है, तो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो 70,000 का 12% हो जाएगा 8,400, 4,200, 4,200। अब तुम बता दो कौन सा करेक्ट आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? ऑप्शन बी। नाउ वी कैन डेफिनेटली से दैट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो तुक्का मारने का कुछ नहीं है, एमसीक्यू में नथिंग कॉल्ड तुक्का। ठीक है, तुम लोग को पूरा समझना पड़ेगा। 15 तक हो गया, अब हम लोग 16 पे आते हैं। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16। देखो असर्शन और रीजन बेस्ड आया है, तो इसमें तो देखो थ्योरी बेस है, थोड़ा समझना पड़ेगा तुमको। बोल रहा है असर्शन, सब लोग 16 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यस, ये ठीक है, असर्शन ठीक है। और रीजन दे रहा है अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑल द एडजस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर का सैलरी, बोनस, कमीशन, एवरीथिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पे आंसर ए और सी तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो बी और डी में क्या डिफरेंस है? देखो बी और डी का फर्स्ट पार्ट सेम है बट सेकंड पार्ट अलग है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? डी, because both A and R are correct, that is assertion and reasons are correct and R is the correct explanation of A. ठीक है, reason is the correct explanation of assertion। तो ये होगा हमारा आंसर। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब 17 में आ जाओ। 17 वाला जो सम्स है हमने तुमको क्लास में बहुत बार करवाया है। ठीक है, बाकी लोग का भी क्लास में बहुत बार हो चुका होगा। ठीक है, हम फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिंको लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 1,98,000। बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट। ठीक है, कितने का एसेट था? 1,98,000। ठीक है, फ्रॉम डिक्सन लिमिटेड, बुक निकाल लो, बुक फ्रॉम डिक्सन लिमिटेड इट वाज अग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीस कितना ईच? 100 ईच। फेस वैल्यू कितना है? 100। रिकॉर्ड करना है नेसेसरी जर्नल entries in the books of Sinco Limited, assuming that the debentures have been issued at 10% discount at a premium of 10%। तो पहले हम लोग 17 का ए का केस 1 करेंगे। 17 का ए का केस 1। ठीक है, पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? 17 का ए का केस 1। तो हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है।
हम ये मान के चलते सबको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाने आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। तो हेडिंग क्या रहेगा? हेडिंग दो सबको, इन द बुक्स ऑफ सिंको लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ सिंको लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ सिंको लिमिटेड जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ सिंको लिमिटेड। तो फटाफट पढ़ना बताओ, यहाँ पे जो कंपनी है वो जो एसेट परचेज कर रहा है वो एसेट का कॉस्ट कितना है? 1,98,000। और वो किससे परचेज कर रहा है? डिक्सन लिमिटेड। ये जो डिक्सन लिमिटेड है हमारा वेंडर हो जाएगा, वेंडर, ठीक है। और परचेज कंसेशन को पे करना है बाय इशूइंग 10% डिवेंचर, जिसका फेस वैल्यू कितना है? 100 ईच, ठीक है। ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इसका बस नाम का, इसका कोई काम नहीं है। तो सबसे पहला एंट्री हम लोग पास कर देंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कोई डेट वेट दिया नहीं है तो हम लोग भी डेट नहीं लिख रहे हैं। एसेट अकाउंट डेबिट टू डिक्सन लिमिटेड, कितने का एसेट परचेज किए? 1,98,000, 1,98,000 का एसेट, ठीक है। एसेट अकाउंट डेबिट टू डिक्सन लिमिटेड 1,98,000। नरेशन क्या लिखेंगे बताओ? बीइंग एसेट परचेज, नरेशन लिख देंगे एसेट परचेज फ्रॉम डिक्सन लिमिटेड, एसेट परचेज फ्रॉम डिक्सन लिमिटेड। एसेट का नाम नहीं बताया इसलिए खाली एसेट लिख रहे हैं, ठीक है। नाम बता देता तो नाम ही लिख देते, एसेट परचेज फ्रॉम डिक्सन लिमिटेड। क्लियर? ओके। अब क्या करेंगे? नरेशन तो लिख लिए, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट एंट्री, डिक्सन लिमिटेड वेंडर को कर दो डेबिट। जो लायबिलिटी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है उस लायबिलिटी को हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं बाय इशूइंग डिवेंचर्स। तो हम लोग क्या कर देंगे? डिक्सन लिमिटेड वेंडर को डेबिट कर देंगे। अब देखो हम लोग आगे सम्स करने के लिए 4-5 लाइन का जगह छोड़ देते हैं, फिर हमको नरेशन भी लिखना है, तो आगे 4-5 लाइन का जगह छोड़ के बना लेंगे वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। वर्किंग नोट जरूर दिखाना है, अदरवाइज एग्जाम में बहुत सारा मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। जो मार्क्स तुम अर्न कर सकते थे, जिसपे तुम्हारा राइट है, तुम्हारा कमाया हुआ मार्क्स तुमसे छीन लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए तुमको वर्किंग नोट जरूर दिखाना है। तो कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, तो लिखेंगे, प्लीज बात मत करो, ध्यान दो यहाँ पे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे हम लोग को एसेट के रेस्पेक्ट में कितना पेमेंट करना था? 1,98,000, और ये पूरा का पूरा अमाउंट हम लोग डिवेंचर से पे कर रहे हैं, मतलब यही है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग परचेज कंसिडरेशन। और केस 1 में चेक करो, हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं एट पार की डिस्काउंट, एंड द आंसर इज डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। फेस वैल्यू कितना डिवेंचर का? 100 रुपया। 100 रुपया अगर फेस वैल्यू है, 10% डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, तो इशू प्राइस कितना हो गया? 90 रुपीज। तो डिवाइड बाय इशू प्राइस पर डिवेंचर, इशू प्राइस पर डिवेंचर। तो परचेज कंसिडरेशन हमारा रहेगा 1,98,000 एंड इशू प्राइस रहेगा 90, ठीक है। तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? कितना डिवेंचर आ रहा है? 22,000 कि 2200? 2200, राइट। एक बार हम कैलकुलेटर से चेक कर ले रहे हैं। ओके, so 1,98,000 divided by 90 will give us 2,200. तो 2,200 डिवेंचर्स, ठीक है। देखो सीबीएसई वालों को तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, बट बीइंग अ टीचर, बीइंग अ ट्यूटर, आई कैन यूज कैलकुलेटर। सीबीएसई का फुल फॉर्म ही होता है कैलकुलेटर बिना सीरियस एग्जाम, ठीक है। सीरियस एग्जाम होता है सीबीएसई में, बाकी सब जैसा नहीं। तो 2,200 डिवेंचर्स, क्लियर। 2,200 डिवेंचर्स का फेस वैल्यू कितना पर डिवेंचर? फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस कितना? 90, एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना? 10 रुपया। तो अब जर्नल एंट्री में आ जाते हैं। ये हम लोग वर्किंग कर लिए।
फटाफट तुम उसको कॉपी कर लो। कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन होल डिवाइड बाय इशू प्राइस पर डिवेंचर, जो कि आ रहा है 2200 डिवेंचर्स, ठीक है, 2200 डिवेंचर्स। क्लियर? कोई भी फोटो ले लो, उसको मिटाएंगे, रेस करेंगे। डन? ओके। अब देखो जर्नल में आ जाओ रिटर्न, तो जर्नल में रिटर्न आ रहे हैं। हम लोगों ने पता लगा लिया कि नंबर ऑफ डिवेंचर हम लोग कितना इशू कर रहे हैं, 2200। तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो यहां पे दिखा देंगे 2200 डिवेंचर्स और पर डिवेंचर पे कितना डिस्काउंट, 10 rupees. एट द रेट ₹10, जो कि हो जाएगा 22,000। क्लियर? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। और हमेशा याद रखना, हमेशा 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 डिवेंचर फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है, फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू पर डिवेंचर कितना है, 100। तो 10% डिवेंचर्स, तो लिख देंगे टू 10% डिवेंचर्स 2200 डिवेंचर्स पे 100 करके 2200 डिवेंचर्स एट द रेट ₹100, ये हो जाएगा 2,20,000। एंड दिस कंप्लीट्स द जर्नल सेक्शन। अभी नरेशन बाकी है, ठीक है। ये जर्नल एंट्री सबको क्लियर है? तो पहले हमने एसेट को रिकॉर्ड किया, वेंडर को रिकॉर्ड किया, लायबिलिटी, वेंडर को कितना पे करेंगे, मतलब कितना सेटलमेंट करेंगे, 1,98,000। बट उसको हम जो डिवेंचर दे रहे हैं वो कितना डिस्काउंट में दे रहे हैं, एट डिस्काउंट ऑफ 10%। इसलिए डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड करना था। डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, डिवेंचर को हमेशा फेस वैल्यू पे क्रेडिट करते हैं। नरेशन लिखो, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज टू डिक्सॉन लिमिटेड, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज टू डिक्सॉन लिमिटेड, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज टू डिक्सॉन लिमिटेड, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज टू डिक्सॉन लिमिटेड by issue of 2200 by issue of 2200 comma 10% debentures by issue of 2200 comma 10% debentures of rupees 100 each, of rupees 100 each at a discount of 10%, at a discount of 10%। तो ये हम लोगों ने 17 का ए का पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 17 का ए का पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 को जब सॉल्व करेंगे ना, पहला एंट्री तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो पहला एंट्री विद फॉर्मेट एंड ऑल तुम लोग फटाफट लिख लो। पहला एंट्री तो वही रहेगा, फिर से हेडिंग दे देना 17 का ए का। हम लोग क्या करने वाले हैं, 2। अब जो सम सॉल्व करेंगे वो लोग 17 का ए का 2 है, जब इशू 10% प्रीमियम में हो रहा है, इफ द इशू इज एट 10% प्रीमियम, ठीक है। तो फटाफट इसको सॉल्व करो सब कोई। फटाफट इसको सॉल्व कर लो। इसमें अलग वर्किंग नोट बनेगा। तो हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ सिंको लिमिटेड, 17 का ए का 2 सॉल्व कर रहे हैं, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। पहला एंट्री वही रहेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू डिक्सॉन लिमिटेड। नरेशन भी वही रहेगा, क्या होगा नरेशन बताओ, एसेट परचेज फ्रॉम डिक्सॉन लिमिटेड। क्लियर? तो पहला एंट्री तो सेम है। दूसरा एंट्री करने से पहले हम लोग दूसरा एंट्री करने के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, कम से कम 5 से 6 लाइन। 5 से 6 लाइन का स्पेस छोड़ के हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट 1। 5 से 6 लाइन का स्पेस छोड़ के बनाएंगे वर्किंग नोट 1। कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड,
कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, यहां पे भी सेम तरीका बताओ, अगर इशू 10% प्रीमियम में हो रहा है तो इशू प्राइस कितना होगा 110, 110, फेस वैल्यू 100, 10% प्रीमियम मतलब 10 रुपया हो गया, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा 110। तो यहां पे लिख देंगे परचेज कंसीडरेशन, यहां लिख देंगे परचेज कंसीडरेशन होल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिवेंचर। तो परचेज कंसीडरेशन कितना 1,98,000 और इशू प्राइस कितना हो जाएगा 110, तो दिस विल बी 1800 डिवेंचर्स, 1800 डिवेंचर्स। तो ये हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट। अब हम लोग इसको जर्नल में पुट कर देंगे। तो देखो दोनों पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कितना मार्क्स दिया जा रहा है 3 मार्क्स, ठीक है, विद नरेशन, हमेशा नरेशन लिखना है। क्लियर? अब यहाँ तक वर्किंग नोट क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है? अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है, ठीक है, डाउट ये है कि अगर 1,98,000 में 18,000 का पेमेंट चेक से होता तो कितना का पेमेंट डिबेंचर से होता 1,80,000। 1,98,000 में से अगर 18,000 का पेमेंट चेक से होता, 1,98,000 का पेमेंट में अगर 18,000 का पेमेंट चेक से होता तो रिमेनिंग अमाउंट कितना जिसका पेमेंट डिबेंचर से होता 1,80,000। तो इन दैट केस हम यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन वर्ड नहीं लिखते 1,80,000। इन दैट केस हम लोग यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन वर्ड नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं अमाउंट पेएबल बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो छोटा छोटा बात है, सारा बात याद रखना है, ठीक है। 1,98,000 इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो डिबेंचर के थ्रू सेटलमेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे पार्शियल अमाउंट कैश में या चेक में पेमेंट होता या अदर देन डिबेंचर मोड में पेमेंट होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं अमाउंट पेएबल बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसको जर्नल भी कर लेते हैं। वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, वेंडर हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे, लायबिलिटी खत्म हो जाएगा तो लायबिलिटी को हम लोग डेबिट कर देंगे। तो देखो एंट्री क्या बनेगा, डिक्सॉन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिक्सॉन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना रहेगा 1,98,000 टू कितना परसेंट डिबेंचर्स बोला है क्वेश्चन में 10%। टू 10% डिबेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू पे क्रेडिट होगा। 1800 डिबेंचर्स को 100 करके 1,80,000, 1,80,000 और रिमेनिंग के लिए आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। 1800 तो 1800 डिबेंचर्स एट द रेट ₹10। बोलो क्या डाउट है सर? ये जो 1 लाख कितना है वो 98 1,98,000 को 10 से 100 से डिवाइड करते हैं तो जितना शेयर्स आता है 1,980 उसको इंटू 100 ये 110 करते तो नहीं होता? वो पिछला बार के में जितना डिवेंचर्स था ना सर उससे मल्टीप्लाई कर रहा है। नहीं वर्किंग नोट इसी ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1,98,000 परचेज कंसिडरेशन है, इशू प्राइस यहाँ पे 10% प्रीमियम में है, इट मींस इशू प्राइस इज 110। सपोज तुम्हारे पास 1,98,000 रुपीज है, ठीक है, यू आर हैविंग 1,98,000 रुपीज एंड ईच पेन कॉस्ट 110। एक पेन का दाम है 110, तो हाउ मेनी पेन यू कैन गेट फ्रॉम 1,98,000 रुपीज? डिवाइड करके आएगा ना। सिमिलरली कितना डिवेंचर कंपनी को इशू करना पड़ेगा 1,98,000 टोटल है और एक एक का इशू प्राइस 110 है, तो डिवाइड करके पता चलेगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 से कोई कनेक्शन नहीं है, क्लियर? पॉइंट नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 से कोई कनेक्शन नहीं है।
इसका नरेशन लिख दो। परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज टू डिक्सॉन लिमिटेड, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज टू डिक्सॉन लिमिटेड, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज टू डिक्सॉन लिमिटेड by issue of 1800, 10% debentures, 1800, 10% debentures of rupees 100 each, of rupees 100 each at a premium of 10%, at a premium of 10%. तो दिस कंप्लीट 17 का ए सेक्शन। अब करेंगे 17 का बी, ठीक है, 17 का बी वाला सेक्शन, दैट इज 17 का और। तो 17 का और भी डिबेंचर रिलेटेड ही है, तो देख लेते हैं इसमें नया क्या है। देखो 17 का बी क्या लिखा है, देखो On 1st April 2021, Y Limited एक कंपनी है, invited application for issuing 10,009% debentures of rupees 100 each at a discount of 6%, ठीक है, at a discount of 6%. The entire amount was payable with application. तो कंपनी डिवेंचर इशू कर रहा है at a discount of 6%, मतलब इशू प्राइस कितना हो गया 94, इशू प्राइस हो गया 94. Application for 12,000,9% debentures were received. तो excess application कितना हो गया 2,000. 9% debentures were allotted on pro rata basis to all the applicants. Excess money received with applications was refunded. तो ये तो होना ही था। देखो कंपनी सारा पैसा एक बार में ले रहा है, यहाँ पे कोई अलग से एप्लीकेशन, अलग से अलॉटमेंट, अलग से फर्स्ट कॉल, अलग से फाइनल कॉल नहीं है। अगर अलग से फ्यूचर कॉल्स होता तब तो हम एक्स्ट्रा को एडजस्ट करते। यहाँ पे कंपनी सारा पैसा लमसम एक बार में ले रहा है, तो फ्यूचर में एडजस्ट करने का कोई बात नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंपनी ने एक्सेस पैसा रिफंड कर दिया। 31 मार्च 2022 को एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। कंपनी जो सोच रहा है कि कंपनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ऑन दैट डे कंपनी के पास देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना बैलेंस है 10,000। तो हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। स्टार्ट करते हैं, हम हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड जर्नल, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। तो सेम फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट, डेट। सर एक्सेस मनी तो रिफंड कर दिया, तो उसमें प्रो राटा का कोई काम ही नहीं है। प्रो राटा कोई काम नहीं, कोई काम नहीं प्रो राटा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2021 कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन। तो तुम भी वही डेट देख के लिखो, 2021 अप्रैल का 1 तारीख। सबसे पहले एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ रिसीव का एंट्री होगा और उसके बाद एडजस्टमेंट ड्यू का एंट्री होगा। तो सबसे पहले एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, पूरा लिखेंगे डिबेंचर वर्ड, 9%। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वर्ड भी पूरा लिखेंगे, एंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट वर्ड को भी पूरा लिखना है। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये लमसम पैसा ले रहे हैं एक साथ, यहाँ पे कोई तोड़ तोड़ के पैसा नहीं ले रहे। अगर तोड़ तोड़ के पैसा लेते तो हम लोग अलग से एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री करते, अलग से अलॉटमेंट ड्यू दिखाते, जैसे शेयर्स में करते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, 12,000 डिबेंचर्स एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। और कितना करके रिसीव हुआ है, 94। क्यों 94? क्योंकि फेस वैल्यू 100 है और 6% डिस्काउंट है। तो 100 का 6% 6 रुपया होता है, तो 100 रुपया में 6 रुपया माइनस करके 94 करके मिला है। तो 12,000 डिबेंचर्स पे 94 करके कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है।
कमिंग टू 11,28,000, 11,28,000। नरेशन लिख देना। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 debentures, 12,000 debentures at the rate ₹94 each, at the rate ₹94 each। अब जो नेक्स्ट एंट्री आएगा उसमें हम लोग एक्सेस एप्लीकेशंस को रिफंड कर देंगे, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग ड्यू का एंट्री पास करेंगे। तो हम डेट सेम रहने वाला है, इसको मिटा दे रहे हैं। इसी के नीचे तुम लोग लिखना, लिखो नेक्स्ट एंट्री लिखो, डिवेंचर डेट सेम रहेगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो जितना से क्रेडिट हुआ था उतना से ही डेबिट होगा, दैट इज 11,28,000। याद रखना डिस्काउंट में इशू हुआ था तो डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके लिए एक लाइन अभी रहने देते हैं या कर ही लेते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन ही कर लेते हैं। लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। नाउ क्वेश्चन अराइज करता है कि डिस्काउंट ऑन इशू 10,000 डिबेंचर्स पे शो करेंगे कि 12,000, एंड द आंसर इज 10,000। कंपनी पूरा 12 जो एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस एप्लीकेशन 2,000 से जितना रुपया लिया था वो रिफंड कर देगा, तो उसका कोई कहानी में रहेगा ही नहीं। वो उससे लिए थे 94, उसको लौटा देंगे 94 2,000 डिबेंचर्स पे, तो उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना डिबेंचर्स पे रहेगा, 10,000 डिबेंचर्स पे। तो 10,000 डिबेंचर्स पे कितना करके डिस्काउंट दिखाएंगे, 6 रुपया करके, ठीक है, दैट इज 60,000। क्लियर। अब जितना डिबेंचर कंपनी इशू किया था, जितना डिबेंचर कंपनी इशू किया था, कितना इशू किया था, 10,000, उस पे जो भी अमाउंट बनता है दैट इज फेस वैल्यू 100, वो डिबेंचर अकाउंट में चला जाएगा। तो डिबेंचर अकाउंट कितना परसेंट वाला है, 9%। तो 9% डिबेंचर्स पे, टू 9% डिबेंचर्स ब्रैकेट में दिखा देंगे 10,000 डिबेंचर्स, 10,000 डिबेंचर्स, और फेस वैल्यू कितना रहने वाला है, 100। ये हमेशा याद रखना, डिबेंचर फेस वैल्यू पे जाता है 100। तो 10,000 डिबेंचर्स पे 100 करके हो जाएगा 10 लाख। 10,000 डिबेंचर्स पे 100 करके कितना हो जाएगा, 10 लाख। और याद करो कि हम लोगों ने एक्सेस एप्लीकेशन कितना डिबेंचर पे रिसीव किया था, 2,000। कितना करके रिसीव किया था, 94। तो रिटर्न कर देंगे उसको। कंपनी जब पैसा रिटर्न करेगा तो तुरंत ऑटोमेटिक कंपनी का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। 2,000 डिवेंचर्स पे कितना करके, 94 करके, 2,000 डिवेंचर्स पे 94 करके कैलकुलेट कर लो कितना होता है। दिस विल बी 1,88,000, ठीक है, 1,88,000। ये रिकमेंडेड रहेगा, ठीक है, एडवाइजेबल रहेगा, हमेशा मैनुअल वर्किंग करो, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में तुम तुक्का नहीं मार सकते, बिकॉज आया हुआ चीज अगर गलत हो जाएगा तो वो बहुत ही तुमको तकलीफ देने वाला है। इसलिए तुम थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड भी ज्यादा लग जाए, बट तुम मैनुअल वर्किंग कर लो, मैनुअल कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, और उसके बाद पुट करो वैल्यू, ठीक है। तो 2,000 डिबेंचर्स एट द रेट ₹94। ध्यान दो ये सीबीएसई है, सीबीएसई इज द टफेस्ट एग्जाम, ठीक है। जब भी हम लोग बात करते हैं बोर्ड एग्जाम का
तो सीबीएसई और आईएससी का पेपर बहुत स्टैंडर्ड होता है और इसलिए तुम लोग को ज़्यादा टाइम चाहिए बिकॉज तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है एंड इफ़ यू डोंट हैव अ कैलकुलेटर तुम ऑलरेडी जो गेम है बहुत पीछे चल रहे हो, तो तुमको आगे रहना पड़ेगा। ठीक है, हर स्टूडेंट को बता रहे हैं कि सीबीएसई जो है बहुत स्टैंडर्ड पेपर सेट करता है। ठीक है, और तुमको उसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा बिकॉज सीबीएसई इज नॉट एट ऑल ईजी। ये पूरा दुनिया बोलता है सीबीएसई ईजी है बट ऐसा नहीं है। ठीक है, बिकॉज सीबीएसई को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो जैसे ही कैलकुलेटर अलाउड नहीं है हम लोग दूसरे स्टूडेंट से पीछे रह गए हैं। तो कैलकुलेशन वाला पोर्शन को तुमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मैनुअल कैलकुलेशन है हर जगह। क्लियर? ओके, तो इसका नरेशन लिख दो। नरेशन क्या होगा? नरेशन लिख दो, परचेज यहाँ पे लिख देना, लिखो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 डिबेंचर्स, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 डिबेंचर्स। ये समझ में आ रहा है क्यों 10,000 डिबेंचर्स? बिकॉज कंपनी जितना डिबेंचर इशू किया उतना पे पैसा लेने का राइट रखता है, 12,000 पे राइट नहीं है लेने का पैसा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट रुपीज 94 ईच, एट द रेट रुपीज 94 ईच, after considering discount, after considering discount on issue, after considering discount on issue at the rate 6%, after considering discount on issue at the rate 6% and excess debenture application money, and excess debenture application money, and excess debenture application money on 2,000 debentures, on 2,000 debentures, on 2,000 debentures at the rate rupees 94 each, rejected and refunded, rejected and refunded। यहां तक तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का बात हो गया। अब देखो कंपनी लॉ का बात होगा। कंपनी लॉ देखो, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? बोलता है ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है, ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है, ये एक कैपिटल लॉस है। दिस इज अ कैपिटल लॉस, दिस इज अ कैपिटल लॉस, और इस कैपिटल लॉस को हमको सेट ऑफ करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। किसके साथ? फर्स्ट ऑप्शन सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ। सिक्योरिटीज प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारा लाइफ में दोनों नहीं हो सकता, दुख भी और सुख भी दोनों नहीं हो सकता। या तो हमारा लाइफ में नेट सुख होगा या तो हमारा लाइफ में नेट दुख होगा, दोनों नहीं हो सकता है। नेट में या तो सुख होगा, नेट में या तो दुख होगा। वैसे ही बैलेंस शीट में दोनों नहीं हो सकता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज अ फिक्टिशियस एसेट लॉस एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट। ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इनको सेट ऑफ करना पड़ेगा, नेट ऑफ करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के बाद जो रह जाएगा उसी को हम लोग फाइनली बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो क्या करना है कि जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स एग्जिस्ट करता है अभी 60,000, इसको हम लोग पहले सेट ऑफ करेंगे किसके साथ? सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ। और चेक करो क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम एग्जिस्ट करता है, कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 10,000 दिख रहा है सबको? ओके, 10,000 दिख रहा है। 10,000, बाकी 50,000 कहां से लेंगे? बाकी का बैलेंस अमाउंट हम लोग पीएल से ले लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बाकी का बैलेंस अमाउंट कहां से ले लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्वेश्चन में अगर 10,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस दिया है, इट मींस रिमेनिंग बैलेंस हमको कहां से एडजस्ट करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन। ना स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि पीएल एप्रोप्रिएशन में उतना बैलेंस है कि नहीं है, ये तो बताया नहीं क्वेश्चन। इन दैट केस हम लोग हमेशा अज्यूम कर लेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन में सफिशिएंट बैलेंस है, एनफ बैलेंस है, जितना चाहिए उतना बैलेंस है। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन में सफिशिएंट बैलेंस है, एनफ बैलेंस है, जितना चाहिए उतना मर्जी बैलेंस है। फिर से बता रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज अ कैपिटल लॉस। इसको हम लोग को सेट ऑफ करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। किसके साथ? फर्स्ट ऑप्शन सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेकंड ऑप्शन किसके साथ? मतलब अगर प्रीमियम में कम पड़ जाए तो किसके साथ? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हमने रिकॉर्ड किया था, इसको हम लोग क्या करेंगे? अभी सेट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री लिखो, इसका नरेशन लिखवा दिए ना? नेक्स्ट एंट्री लिखो। तुम लोग सोचो एंट्री क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट की कैपिटल लॉस?
कैपिटल प्रॉफिट, और प्रॉफिट का होता है क्रेडिट बैलेंस, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस। जब हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर लेंगे, यूज कर लेंगे, तो वो खत्म हो जाएगा, तो उसको डेबिट कर देते हैं। लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, अपने मन मर्जी से कर रहे हैं क्या? नहीं, ये बात कौन बोलता है? द कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि कोई भी अगर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है, उसको सबसे पहले किससे एडजस्ट करना होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ, और बाद में किससे एडजस्ट करना होता है? पीएल के साथ। जस्ट एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं, आईएससी में ये रूल नहीं है, आईएससी वाले लोग के रूल सेपरेट है। तो एनी स्टूडेंट जो आईएससी का वॉच कर रहे हैं वो ध्यान से देखना कि तुम्हारे लिए सेपरेट रूल होता है, तुमको ये रूल फॉलो नहीं करना है, बाहर बोर्ड का रूल वैरी करता है, और डब्ल्यू में तो है ही नहीं, तो उसका तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें रहने देते हैं, इसमें लिख देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग डेबिट कर देंगे। कितना एग्जिस्ट करता है सिक्योरिटीज प्रीमियम? 10,000 विच इज अ कैपिटल प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस। जब उसको यूज कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा डेबिट। एक लाइन का गैप छोड़ के लिख दो, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितना? 60,000। तो बैलेंस हम लोग कहां से एडजस्ट करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये बैलेंसिंग फिगर ले लिए हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट किया है, बैलेंसिंग फिगर। मतलब यहां पे हम लोगों ने क्या किया है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को हमने पहले किससे एडजस्ट किया? सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ, और फिर जब रिमेनिंग बैलेंस कम पड़ा तो कहां से एडजस्ट करवा दिया? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। तो इसका नरेशन लिख दो, लिखो नरेशन। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स duly adjusted with securities premium, duly adjusted with securities premium, duly adjusted with securities premium, discount on issue of debentures duly adjusted with securities premium, and remaining by statement of profit and loss account, and remaining by statement of profit and loss account, and remaining by statement of profit and loss account। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो, जिसका जिसका कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है, क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मोहन एंड सोहन वाला क्वेश्चन, सम नंबर 18, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। सम नंबर 18 देखो, मोहन एंड सोहन एंड सुरेश, ठीक है, 3 पार्टनर है, मोहन, सोहन एंड सुरेश। तो इसमें लिखने का तरीका हम लोग को आना चाहिए, अदरवाइज फिर से एग्जामिनर मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। किस तरह से हमको लिखना है वो हम लोग को प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीका, ठीक है। मोहन, सोहन एंड सुरेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। सुरेश वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ कितना? 70,000। ये सुरेश का गारंटीड प्रॉफिट है 70,000। Any deficiency on account of guarantee to Suresh was to be borne by, कोई अगर deficiency होगा, कमी होगा, तो कौन bear करेगा? मोहन and सोहन, in 3:2, in the ratio of 3:2। The profit for the year ended 31st March 2022 amounted to 2 lakh। Prepare profit and loss appropriation account। तो profit and loss appropriation account ही तो सिंपल सा बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 5 से 6 लाइन का जगह छोड़ देंगे, 5 से 6 लाइन का जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1, ठीक है। 5 से 6 लाइन का जगह छोड़ देंगे और स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1, सम नंबर 18, ठीक है। सम नंबर 18 का है ये ए। तो देखो कैसे करके होगा, चेक कर लो, जो लोग बना रखे लोग चेक कर लेना क्या तुमने ऐसे ही लिखा है कि नहीं। वर्किंग नोट 1, सर बिना ऐसे लिखे आंसर आ गया हो तो नहीं, देखो 3 मार्क्स का सम्स है, अगर तुम डायरेक्टली कर दोगे तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को थोड़ा मतलब क्लियर, तो तुमको थोड़ा सा शो करना पड़ेगा वर्किंग नोट। तो लिखो कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट
और हमेशा रेकमेंडेड रहेगा तो तुम पूरा लिख के करो, हमारा कॉपी दूसरे से अलग दिखना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी adjustment of deficiency as regards Suresh's guaranteed profit, ठीक है। हमेशा ये वर्किंग नोट दिखाओ, अगर तुमने नहीं दिखाया है तो कॉपी में साथ साथ लिखो और सीखो। तो क्या लिखा है, तो सबसे पहले लिख देंगे सुरेशेस गारंटीड प्रॉफिट, ठीक है, इज रुपीज या वॉज रुपीज 70,000। सर ये तो मतलब अगर लॉस भी है तो हमको देना ही पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा, कमी है तो भी देना पड़ेगा। अभी वॉज ही लिख देते हैं यहाँ पे, वॉज रुपीज 70,000। सुरेशेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे फर्म का प्रॉफिट कितना है, फर्म का प्रॉफिट है 2 लाख और सुरेश का शेयर था बिजनेस में 1/5। तो सुरेश का गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 40,000, ठीक है। तो ये जो हम लोग खुद समझ जा रहे हैं, एग्जामिनर को तो हमको बताना पड़ेगा ना, हाउ विल ही अंडरस्टैंड। तो यू हैव टू एक्सप्रेस बाय राइटिंग आंसर्स इन एग्जामिनेशन पेपर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वर्किंग नहीं बनाया तो मार्क्स को डिडक्ट होगा। तो डेफिशिएंसी, देयरफॉर डेफिशिएंसी as regards Suresh's, एंड ये सब राइटिंग प्रैक्टिस से आएगा। सुरेशेस गारंटीड प्रॉफिट, ठीक है, तो वो कितना होगा, ₹70,000 माइनस ₹40,000, जो कि हो जाएगा ₹30,000। अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो भी डेफिशिएंसी होगा वो अदर पार्टनर्स बियर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो पहले यहां तक लिखो, फिर मिटाएंगे, फास्ट जल्दी कॉपी करो। डन, तो हो गया, यहां तक मिटा देते हैं। इसके बाद लिखेंगे लिखो डेफिशिएंसी in Suresh's profit, deficiency in Suresh's profit, बात मत करो, deficiency in Suresh's profit to be borne by क्या क्या नाम लिखा है देखो यहाँ पे, मोहन, तो देखो कैसे करके वो लोग बियर करेगा, 30,000 इंटू 3/5, बिकॉज 3:2 रेशियो दिया है, ठीक है। सो डेफिशिएंसी इन सुरेशेस प्रॉफिट टू बी बोर्न बाय मोहन 30,000 इंटू 3/5, दैट इज 18,000। ये होता है डिटेलिंग, इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है आंसर को बोर्ड एग्जाम में, नॉट जस्ट कि हम लोग ऐसे करके कुछ भी करके चले आए। 30,000 इंटू 2/5, 12,000। तो ये हमने डेफिशिएंसी शो कर दिया, पार्टनर्स का डेफिशिएंसी कितना होगा शो कर दिया। तो मेन मार्क्स क्या चीज का है, सम्स बनाने का, वर्किंग नोट का। वर्किंग नोट में अगर तुमने नहीं शो किया तो हाउ द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड तुमने किया क्या है। तुमको पता है, तुमको जो बताना गया है कैसे शो करना है, तो अगर तुमने शो नहीं किया तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो तुमको एग्जामिनर को सब बताना पड़ेगा लिख के कॉपी में, तभी तुमको 3/3 मिलेगा, ठीक है। हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं, मेरा कॉपी दूसरे से हमेशा अलग दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, और इसी डिफरेंसेस का मार्क्स होता है। डेफिशिएंसी इन सुरेशेस प्रॉफिट टू बी बोर्न बाय मोहन एंड सोहन। अब नेक्स्ट लाइन इसके नीचे लिखेंगे
नेक्स्ट लाइन इसके नीचे लिख देना, देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 2 लाख। अब दिखाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 लाख। सर इसमें वर्किंग नोट पहले कर सकते हैं? नहीं, वर्किंग नोट हमेशा याद रखना बाद में होता है, पहले सम्स होता है उसके बाद वर्किंग नोट। इसलिए सम्स करने के लिए 4 से 5 लाइन या 6 लाइन का जगह छोड़ दो, अप्रोप्रिएट स्पेस छोड़ दो और उसके बाद वर्किंग बनाओ हमेशा। ठीक है, देखो ना, कोई भी बुक उठा के देख लो, कभी भी वर्किंग नोट पहले नहीं होता है, हमेशा वर्किंग नोट बाद में होता है। और यही तरीका है, बट फिर भी बहुत लोग वर्किंग नोट पहले कर लेता है, जो कि गलत है। तुमको पहले सम्स दिखाना है, बाद में वर्किंग नोट। हम बनाएंगे पहले वर्किंग नोट अप्रोप्रिएट स्पेस छोड़ के। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 2 लाख। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या क्या नाम दिया है, मोहन। तो देखो कैसे दिखाना है, मोहन 2 लाख 2/5 इंटू कितना है शेयर उसका 2/5, मतलब उसको मिलना चाहिए था हिसाब से कितना, दैट इज 80,000। बट वो जो डेफिशिएंसी बियर करेगा 18,000 वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 80 में से उसको 18,000 माइनस हो गया तो कितना मिलेगा, 62,000। ठीक है, उसके बाद सोहन, इसको भी सेम 2 लाख इंटू 2/5 -12,000 एंड ये डेफिशिएंसी बियर कर रहा है 12,000 68,000 तो इसको मिलेगा 68,000। एंड उसके बाद क्या नाम है थर्ड पार्टनर का, सुरेश। तो सुरेश को ऐसे शो करना है 2 लाख इंटू 1/5 प्लस 18,000, थोड़ा ब्रेक करके दिखाओ, प्लस 12,000। ये 18,000 क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ सुरेश बॉर्न बाय मोहन, मतलब मोहन जो उसको दिया, ये सोहन जो उसको दिया, तो उसको टोटल कितना मिल गया, 70,000। सो दिस इज हाउ तुमको वर्किंग नोट बनाना है। अब पीएल एप्रो तो हर बच्चा बना लेगा, उसमें कौन सा बड़ा बात है, बट ये वर्किंग जो है इस तरह से अगर तुमने शो कर दिया तो तुमको नहीं लगता कि हम लोग ने डिटेल में शो किया है और इसका अलग से वेटेज बनता है। तो ये हर यही सब चीज है जो पेपर में तुमको दूसरे से अलग बनाएगा। क्लियर? तो ये वर्किंग नोट को कॉपी कर लेना, उसका तो फॉर्मेट तो हम लोग को आता ही है, हम लोग मेन सब बना लेते हैं। तो देखो एक वर्किंग नोट बनाए इतना सारा डिटेल दिखाने के लिए। जब भी घर पे सब ऐसा सब प्रैक्टिस करना, ऐसे लिख के प्रैक्टिस करना, तभी एग्जाम में भी तुम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि वही शॉर्टकट रहेगा फिर एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं मेन सम में, बता दे इसको, डन। अच्छा सर, जब रेशियो नहीं दिया रहेगा तो इक्वल लेंगे कि ओल्ड रेशियो में बांटेंगे? जब रेशियो इक्वल नहीं, लेंगे ना। तो अब देखो हम लोग इसको फॉर्मेट में पुट कर देते हैं, हेडिंग दे देते हैं। अब देखो लिखना भी कैसे, इसमें भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, तो हम पूरा सारा चीज लिख के बता रहे हैं ताकि कोई भी तरह का डाउट न रह जाए। फिर भी मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है अपना ही काम करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, विच इज वेरी क्या बोल सकते हैं, डिसहार्टफुल बोल सकते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक इट इज द करेक्ट वर्ड और नॉट, बट मे बी शायद ऐसा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग दे देते हैं, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। उसके नीचे लेजर, ठीक है, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा लिखना है। इस पे भी मार्क्स डिडक्ट हो सकता है कि अगर तुमने प्रॉपर हेडिंग नहीं दिया। ठीक है, और फॉर द ईयर एंडेड भी लिख दो। For the year ended 31st March 2022, debit, credit, particulars amount, particulars amount। सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर जर्नल एंट्री क्या होता है, बाय पीएल, जर्नल एंट्री क्या होता है, नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर जर्नल एंट्री क्या होता है, पीएल टू पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल टू पीएल एप्रोप्रिएशन। तो ये ट्रांसफर जर्नल एंट्री होता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट नीचे डैश दे के नेट प्रॉफिट।
बहुत लोग यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट लिखता है, हम थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, वो टोटली रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर तुमने बाय नेट प्रॉफिट लिखना सीखा है तो उसको छोड़ के ये लिखो, ठीक है, और यू कैन वेरीफाई, ठीक है, फ्रॉम योर बुक में भी यही दिया हुआ है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2 लाख। अब हम लोगों ने जो भी वर्किंग किया है ना, जो भी फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डायरेक्टली शो कर देना, यहाँ पे कोई काटा पीटी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत लोग यहाँ पे लिख देता है टू प्रॉफिट ऑन टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, बहुत लोग ऐसा लिख देता है कॉपी में, ठीक है। या बहुत लोग लिख देता है टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट, सब पूरा गलत है, ठीक है। वहां पे क्या लिखना है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम तुमको वही बता रहे हैं जैसा तुमको बोर्ड में लिखने पे फुल मार्क्स मिलेगा। तो मोहन, अब इसके लिए हम लोग क्या दिखा देंगे? नीचे दैट तुम लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तुम लिख सकते हो, ठीक है। और ब्रैकेट में तुम चाहे तो लिख सकते हो वर्किंग नोट 1। तो मोहन को कितना मिला था? 68 या 62? 62 मोहन को। सोहन को 68 और सुरेश को 70। कुल मिला के 2 लाख। अब जाके देखो ये सम्स हुआ कंप्लीट, ये होता है प्रेजेंटेशन। तो अगर तुमने वर्किंग नोट नहीं बनाया है तो डेफिनेटली तुम वर्किंग नोट बनाओ, अदरवाइज उसका मार्क्स डिडक्ट होगा। आज का लास्ट कर लेते हैं 18 का बी, ठीक है। 18 का बी आज का लास्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ही क्या बोल सकते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी सम्स है, मतलब इसमें थोड़ा विवादित सम्स है, इसमें थोड़ा सा इसको आज हम लोग कर लेते हैं। 18 का ए तक डन है, 18 का बी करके आज का वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। तो 18 का बी देखो, 18 का बी में देखो क्या बोल रहा है कि हम लोग को कुछ ईयर्स का प्रॉफिट दिया है। ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, मतलब ए और बी का रेशियो क्या था? 1:1। देयर कैपिटल्स वर 1,20,000 एंड 80,000। कैपिटल 1,20,000 और 80 है, तो दोनों का कैपिटल को ऐड कर देंगे तो फर्म का कैपिटल आ जाएगा 2 लाख। फर्म का कैपिटल आ जाएगा 2 लाख। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ओनली प्रॉफिट का मतलब ही होता है नेट प्रॉफिट। ओनली प्रॉफिट का मतलब ही होता है नेट प्रॉफिट। लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट में दिख रहा है हम लोग को 34,000, 38,000 एंड 30,000, ठीक है। They admitted C as a new partner. On C's admission, the goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of the super profits. Calculate the value of the goodwill on the basis of on C's admission. Goodwill of the firm निकालना है on C's admission, मतलब बेसिकली गुडविल वैल्यूएशन करना है। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, सम नंबर 18 है, 18 का बी है। तो हम लोग सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को ही सॉल्व कर लेते हैं, इसका कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, तो दिस इज जस्ट लाइक मैथ्स। सो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 34,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ रहा है? 102,000, that is 1,02,000 divided by 3, कितना आ रहा है? 1,02,000। 1,02,000 divided by 3, how much? 34,000। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद देखो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जनरली हम लोग कैसे निकालना सीखे हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी, बट यहाँ पे वो अप्रोच नहीं दिया है, यहाँ डायरेक्टली कैपिटल ही दे दिया है। तो अगर तुम कैपिटल को देखो तो एस कैपिटल कितना है? 1,20,000 और 20 कैपिटल कितना है? 80,000। मतलब बेसिकली जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 2 लाख है। दो ही पार्टनर है, दोनों का कैपिटल को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इतना कैपिटल लगा है। अब नेक्स्ट स्टेप में निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 2 लाख 2 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 20%। 20%। तो 2 लाख का 20% कितना 40,000। अब देखो आज तक तुमने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, बट यहां तुम देख पा रहे हो कि नॉर्मल प्रॉफिट इज मोर देन एवरेज प्रॉफिट, और यू कैन से एवरेज प्रॉफिट इज लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा है, एवरेज प्रॉफिट कम है। इन दैट केस सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आएगा, और अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आता है तो गुडविल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख के बता देंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। माइनस नॉर्मल। क्या होता है सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये माइनस में आएगा, बिकॉज एवरेज प्रॉफिट 34,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 40,000 है, तो ये आ रहा है माइनस 6,000। तो हम ऐसे थोड़ा सामने में माइनस साइन दे रहे हैं 6,000। ठीक है, इसके बाद तुम देखो अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है तो गुडविल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो यही बात तुम नीचे लिख दो, कमेंट लिखो, कमेंट। कमेंट हेडिंग, हाँ कमेंट लिख के लिखो। ठीक है, सिंस द फर्म इज हैविंग negative super profit, since the firm is having negative super profit, comma, valuation of goodwill is not possible, तो ये एक नया चीज था, बुक में ऐसा समझ कहीं नहीं है, कोई टीएस पेपर में कहीं पे भी नहीं है। तो हम लोग ने इसको देख लिया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।